नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत के साथ जनता टीवी परिवार आप तमाम व्रतियों को, तमाम लोगों को, तमाम प्रदेशवासियों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं देता है और ये कामना करता है कि तमाम व्रतियों का व्रत सफल हो। आज छठ महापर्व का तीसरा दिन है। आज व्रती महिलाएं डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दे रही हैं। इसके अगले दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का प्रावधान है और इसी के साथ व्रत का समापन हो जाएगा। इन दोनों ही दिनों में सूर्य देव की पूजा उपासना का विशेष महत्व होता है। सूर्य पंचदेवों में से एक हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं और रोज सुबह सूर्य को अर्घ्य देने से धर्म लाभ के साथ ही सेहत को भी लाभ मिलता है। मान्यताओं के अनुसार छठ पर्व के तीसरे दिन सूर्यास्त के समय अर्घ्य देने से परिवार में समृद्धि और खुशहाली आती है। तो ये तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे हैं छठ घाट की, जहां पर तमाम जो व्रतियां हैं उन्होंने कठिन और अथक व्रत के बाद आज संध्या अर्घ्य के लिए घाटों पर पहुंची हुई हैं। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। वाराणसी से धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ में मौजूद हैं और गाजियाबाद से हैदर हमारे साथ में मौजूद है। सबसे पहले रुख वाराणसी का होगा। धर्मेंद्र से जानेंगे कि ग्राउंड जीरो पर क्या हलचल नजर आ रही है। संध्या अर्घ्य का समय हो चुका है धर्मेंद्र, और ऐसे में व्रतियों में कितना उत्साह है, लोगों में कितना उत्साह है और कैसी तैयारियां हैं? देखिए, मुझे मैं पहले दृश्य दिखाना चाहूंगा जो अर्घ्य का इंतजार हो रहा है। अभी फिलहाल महिलाएं जो है सरोवर में डूबी हुई है। सरोवर में महिलाएं देखिए इंतजार कर रही है सूर्य के अर्घ्य देने का, और तांता लगा है श्रद्धालुओं का जो भीड़ होती है अर्घ्य देने की। और कुछ लोग अर्घ्य देने के लिए आए हुए हैं। हम इनसे जानते हैं कि अर्घ्य किस लिए दिया जाता है और आज शाम के अर्घ्य का महत्व क्या होता है, आखिर जल से क्यों दिया जाता है, पानी से क्यों दिया जाता है और सुबह दूध से क्यों दिया जाता है। हमारे साथ एक अर्घ्य देने के लिए आए हैं, इनकी पत्नी व्रत है। ये बताइए, आज अर्घ्य देना है, कितने बजे अर्घ्य देना है और क्या महत्व है शाम को जल से अर्घ्य देने का? गंगा जल से अर्घ्य दिया जाता है। अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। ये पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए लोग मनोकामना का पूजा करते हैं और इसलिए जो है अस्त होते सूर्य की वो अर्घ्य दिया जाता है गंगा जल। लेकिन मुझे जैसा का जो जल सैलाब कहा जाता है छठ पर्व पर बिहार के बाद जो तोफा धीरे धीरे जो बढ़ती गई, इससे आस्था के सैलाब में लोग डूबते गए और छठ की पूजा से कई श्रद्धालुओं की, कई जो व्रती महिलाएं हैं उनकी आस्थाएं पूरी हुई हैं, ऐसा इन लोगों का मानना है। और उनकी जो 6 वर्ष, चलिए ठीक है धर्मेंद्र, आपके पास मैं लौटती हूँ और तमाम तस्वीरों के साथ आप दोबारा भी तैयार रहिएगा। सबसे पहले अब आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे राजधानी लखनऊ का। राजधानी लखनऊ में कैसी तैयारियां हैं? जया सिंह हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। जया, कैसी तस्वीरें हैं? ग्राउंड जीरो पर व्रतियों का व्रत है और आज संध्या अर्घ्य दे रही है। जी पूजा, इस वक्त मैं गोमती तट पे ही हूँ, जो कि लखनऊ में यहाँ पे मनाया जाता है। और यहाँ पे जो नज़ारा है ऐसा लग रहा है जैसे लग रहा है पूरा पूर्वांचल यहाँ पे उठ आया है। पूरे उत्सव यहाँ पे हेलो, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है जया, अपनी बात आप पूरी करें। चलिए गाजियाबाद का रुख करते हैं। हमारे साथ हैदर अली जुड़े हुए हैं। हैदर, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? गाजियाबाद ऐसी जगह जहां पर तमाम लोग जो है मौजूद रहते हैं और पूर्वांचल के लोग ज्यादा हैं, तो ऐसे में व्रत का खासा महत्व। आपके पीछे भी मैं तमाम तैयारियां देख पा रही हूँ अर्घ्य देने की। देखिए पूजा, जिस तरीके से आज मैं यहाँ छठ पर खड़ा हुआ हूँ, यहाँ घाट पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ मौजूद हैं, जो कहीं ना कहीं एक उत्साह देखने को मिल रहा है। 2 साल से ये बंद पड़ा हुआ था, ये कोरोना काल की वजह से ये अर्घ्य नहीं दिया गया था, छठ पूजा नहीं मनाई गई थी। लेकिन जब अब कोरोना 2 लहर जो जा चुकी है, उसके बाद प्रशासन की तरफ से अनुमति मिली है, तो कहीं ना कहीं हर जगह खुशी का माहौल है। पब्लिक इतनी है जो दूर दूर तक देखा जाए तो हम सब अर्घ्य दे रहे हैं, गंगा स्नान, नदियों में स्नान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक टोकरी है, एक लकड़ी की टोकरी है, उसमें सारे फल रखे हुए हैं, दिए जलाए जा रहे हैं। लोगों के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए मेरे पीछे खासकर ये जो पूरा घाट है, इसका पूरा रास्ता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लोग अर्घ्य दे रहे हैं। अभी से इनकी पूजा शुरू हो चुकी है, तो बड़ी खुशी के साथ ये पूरा 1 किलोमीटर का पूरा घाट है, ये खचाखच भरा हुआ है। लोग वेटिंग में है, वेट भी कर रहे हैं कि किस तरीके से उनको दूसरे जो आए हैं उनको मौका मिलेगा
आने का, और कहीं ना कहीं ये उत्साह देखने को मिला। प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं सुचारू रूप से बुरी तरीके से उन्होंने जो ग्राउंड जीरो पर काम किया था वो देखने को नजर आ रहा है। अभी यहाँ पर पूजा एक हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई है सारे श्रद्धालुओं पर, ताकि एक उससे भी कहीं ना कहीं खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं तुझे एक बात ये भी है कि जब बात आती है कि पूर्वांचल के लोगों को देखने की, तो छठ के मौके पर ही इतने लोगों को भारी संख्या में देखा जाता है। जी पूजा। बिल्कुल, चलिए वाराणसी का रुख करते हैं। वाराणसी जो है, काशी की अगर हम बात करें धर्मेंद्र, तो काशी शिव की नगरी है और ऐसे में हर व्रत हर त्योहार का विशेष महत्व हो जाता है। ऐसे में एक बार आप तमाम तस्वीरें तमाम दर्शकों को दिखाइए कि कठिन व्रत है और कठिन व्रत के बाद ये जो अर्घ की वेला चल रही है ये बेहद खास है। मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा किस तरीके से लोग व्रत हैं, व्रती महिलाएं हैं, और देखिए आस्था का जो सैलाब कहा जाता है महिलाओं में देखने को लगातार मिल रहा है। महिलाएं सूर्य अस्त का जो है इंतजार कर रही है। इसके बाद अर्घ की जो परंपरा है, जो छठ व्रत की परंपरा है, ये पारण किया जाएगा। जल से अर्घ दिया जाएगा। उसके बाद महिलाएं सुबह 4 बजे फिर पुनः सरोवर में आएंगी। उसके बाद दूध दिया जाएगा, जो दूध का महत्व कहा जाता है। शास्त्रों में ऐसा निहित है कि दूध से अर्घ देने से पुत्र की प्राप्ति होती, संतान की। सूर्य को अर्घ देने से सुख रोग है और सुख समृद्धि शांति तीनों चारों की प्राप्ति होती है। तो कहीं न कहीं महिलाओं की जो आस्था है ये बहुत बड़ी आस्था है, क्योंकि घाटों पे देख रही है लंबी तादाद में महिलाएं बैठी हुई हैं और उनके परिवारजन यहाँ आए हुए हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे आस्था की डुबकी लगाने के लिए कहीं न कहीं। और लगातार वाराणसी में जो भीड़ का सैलाब है, पूर्वांचल की बात की जाए, कोरोना काल के बाद ये पहला विगत 2 साल घरों में लोग छठ पूजा किए। छठ पूजा अर्चन करने के बाद अब इस बार जिस तरीके से सरोवर की अनुमति प्रशासन द्वारा दी गई, सरोवर में लोग आए हैं और भीड़ जो गैदरिंग है, आप पूजा एक बड़ी बात है। जो कोरोना प्रोटोकॉल की बात की जाती है, लोगों के मुंह पे कहीं मास्क नहीं है, कहीं किसी प्रकार का डर नहीं है, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है। बड़ी बात यह है। और लोगों की अहम बात आपने बोली है। और अगर हम गाजियाबाद की बात कर लें तो गाजियाबाद में तो पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा है और ऐसे में कोरोना की अगर हम बात कर लें तो उतनी ज्यादा केसेस भी कम नहीं है। हैदर, आपका रुख में करूंगी वापस से। धर्मेंद्र ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि त्योहार भले ही है लेकिन कोरोना को हमें भूलना नहीं है, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हमें जरूर करना है। तो क्या ग्राउंड जीरो पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होता गाजियाबाद क्षेत्र के अंदर नजर आ रहा है क्या? देखिए पूजा, का प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन लगातार अनाउंसमेंट कर रहा है कि 2 गज की दूरी मास्क से जरूरी का करा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए घाटों पर तो लोगों के अंदर आस्था इतनी है कि उन्होंने मास्क नहीं लगा रखे हैं। लोग जो हैं बिना सोशल डिस्टेंसिंग की तो यहाँ पर धज्जियां उड़ाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी कोई किसी ने मास्क लगा रखा हो। अगर 1000 लोगों में से 1 आध ने मास्क लगा रखा हो तो वो कहीं ना कहीं देखा गया, लेकिन जितनी बात की जाए घाटों के ऊपर तो लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा है। और कहीं ना कहीं प्रशासन भी इस ओर नहीं ध्यान दे रहा है, क्योंकि प्रशासन का जो अनाउंसमेंट है वो कहीं ना कहीं हवाई साबित हो रहा है। अब मुझे एक बात और बता दूं आपको कि यहाँ पर जो पुलिस, जो सादी वर्दी में पुलिस थी, जिसका पुलिस का कहना था कि हम महिलाओं को सुरक्षा के लिए महिला पुलिसकर्मी रखेंगे, और जो वैसे पुलिसकर्मी हैं जेंट्सों की सुरक्षा के लिए जेंट्स पुलिसकर्मी होंगे, लेकिन यहाँ पर सादी वर्दी में भी क्या वर्दी में पुलिसकर्मी नजारा दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर ऐसी कोई अनहोनी घटना अगर घटती है तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन जिम्मेदार दिखाई देगा। जी पूजा। बिल्कुल, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ग्राउंड जीरो से बेहद खास और अहम भावपूर्ण तस्वीरें साझा करने के लिए। तो दृश्य बहुत ज्यादा भावपूर्ण है, भाव विभल कर देने वाला है। 36 घंटे का अथक व्रत तमाम व्रती महिलाएं रहती हैं और अपने परिवार की खुशहाली, उनकी स्वास्थ्य की कामना करती हैं। सुभाष हमारे साथ में जुड़े हैं गोरखपुर से। गोरखपुर का रुख करते हैं। पूर्वांचल का अगर जिक्र हो, काशी और गोरखपुर का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। सुभाष जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। सुभाष, कैसी तस्वीरें हैं ग्राउंड जीरो पर? आपके पीछे बहुत ही सुंदर फ्रेम बना हुआ है सुभाष, डूबता हुआ सूर्य है और तमाम व्रती महिलाएं भी नजर आ रही हैं। सुभाष, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो बताएं कि कैसी तैयारियां हैं। चलिए, सुभाष तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन गोरखपुर की सीधे तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तस्वीरें हैं गोरखपुर की और यहाँ पे देखिए बहुत ही शांत भाव के साथ में सूर्य जो है वो अस्त हो रहे हैं
और अस्त होते सूर्य के साथ में जो अर्घ दे रही हैं महिलाएं, वो अपने परिवार की सुख और समृद्धि की कामना के साथ अर्घ दे रही हैं, सौभाग्य की कामना के साथ अर्घ देती नजर आ रही हैं। तो आपको बता दें कि छठ पर्व को लेकर के घाट सज चुके हैं, महिलाएं अर्घ दे रही हैं और अब से कुछ ही देर तक अर्घ देने की प्रक्रिया जारी रहेगी और इसके बाद सुबह का इंतजार होगा ताकि व्रत का समापन सफलतापूर्वक हो सके। तो बेहद खास ये क्षण भाव विभोर कर देने वाला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर मेट्रो ट्रेन के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया है। इस दौरान सीएम ट्रेन के पहले मुसाफिर बने। उनके साथ औद्योगिक मंत्री सतीश महाना और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री निर्मला कटियार भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि कानपुर अब मेट्रो सिटी हो गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से एक बेहतरीन सुविधा कानपुर वासियों को बहुत जल्द मिलने वाली है। सीएम ने कहा कि आईआईटी कानपुर से मोती झील तक लगभग 9 किलोमीटर तक घनी आबादी के बीच से मेट्रो गुजरेगी। इससे कानपुर वासियों को न केवल बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिलेगी बल्कि पॉल्यूशन को कम करने में भी भारी मदद मिलेगी। तो वहीं उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास होगा कि 4 से 6 हफ्ते में मेट्रो ट्रेन के ट्रायल को संपन्न किया जाए। आईआईटी कानपुर से मोती झील तक लगभग 9 किलोमीटर के फर्स्ट फेज के इस कार्य को पूरा करने और तय समय सीमा के पहले ट्रायल रन के लिए मैं उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को हृदय से बधाई देता हूं। कानपुर वासियों को मैं अग्रिम बधाई देता हूं कि अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर कानपुर वासियों को मेट्रो की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। ये लगभग 9 किलोमीटर का जो फर्स्ट फेज का कार्य संपन्न हो चुका है, इसमें 9 स्टेशन होंगे और इन 9 स्टेशनों के माध्यम से एक बड़ी आबादी इस सुविधा का लाभ ले पाएगी। कानपुर मेट्रो के प्रारंभ होने के साथ ही उत्तर प्रदेश अपने 5 शहरों में मेट्रो की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य होगा। तो वहीं दूसरी ओर कानपुर मेट्रो को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि कानपुर मेट्रो स्थानीय निवासियों के लिए सपा की एक ऐसी सौगात है जो परिवहन का एक नया इतिहास लिखेगी। कानपुर को फिर से समृद्ध बनाने के लिए इसका योगदान क्रांतिकारी साबित होगा। शुक्र बस इतना है कि इसका झूठा श्रेय लेने वालों ने हरी झंडी का रंग नहीं बदला है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख होगा देवभूमि का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राज्य आंदोलनकारियों और शहीदों के परिवारों को भी सम्मानित किया गया। साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा में साहसिक कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सम्मानित किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहे। साथ ही वहां रोजगार मेला और मंडल स्तर की विकास प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोजगार और विकास के लिए सरकार प्रयासरत है और इस तरह के आयोजन प्रदेश में होते रहने चाहिए। अमर शहीद जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, उन सभी को नमन करता हूं। उत्तराखंड आंदोलनकारियों को भी नमन करता हूं। और हमने यहाँ पर आज कुछ घोषणाएं करी हैं। जो सस्ता गल्ला राशन विक्रेता है, जिनको 18 रुपए का जो भाड़ा ढुलाई का जो 18 था, उसको 50 रुपए हमने प्रति क्विंटल कर दिया है। इसी के साथ साथ जो भी हमने जो घोषणाएं करी हैं, सारी घोषणाओं को हम धरातल पर उतारेंगे। कोई भी घोषणा ऐसी नहीं होगी जिसका शासनादेश नहीं निकलेगा। जमरानी बात की सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द जो है उसका स्टोन रखें। हम सारे काम जो छूटे हुए हैं, सारे कामों को पूरा करेंगे। सारे कामों के शिलान्यास करेंगे। जिन कामों के शिलान्यास कर दिए हैं उन सबके लोकार्पण करेंगे। उत्तराखंड बीजेपी ने प्रदेश में महासंपर्क अभियान का आगाज कर दिया है।
मिशन 2022 के लिए बीजेपी का महासंपर्क अभियान मेरी पार्टी मेरा परिवार थीम पर चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत हर बूथ पर कार्यकर्ताओं से बीजेपी के नेताओं के मिलने का कार्यक्रम है। इसके साथ ही पार्टी के कार्यकर्ता आम जनता से संपर्क करेंगे और उनके घरों में भाजपा परिवार मेरा परिवार का स्टिकर भी लगाएंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड का विकास भाजपा के साथ पुस्तिका का वितरण होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में इस कार्यक्रम का आगाज किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और पूर्व विधायक संजीव आर्य के स्वागत कार्यक्रम के जरिए हल्द्वानी में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस की विजय शंखनाद जनसभा अब 11 नवंबर को हल्द्वानी में होगी, जिसमें कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल, पूर्व मंत्री यशपाल आर्य समेत अन्य बड़े नेता कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर इस कार्यक्रम में जानबूझकर बाधा डालने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का यह आयोजन आज 10 नवंबर को हल्द्वानी में होना था, लेकिन प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। आज राज्य स्थापना दिवस समारोह के तहत हल्द्वानी में मुख्यमंत्री का बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसके चलते ही कांग्रेस का आज के दिन हल्द्वानी में आयोजन की अनुमति नहीं मिली है। बहुत ही आदरणीय और पूजनीय शख्सियत का नाम अगर उसमें नहीं है तो ये बहुत ही निंदनीय है और सरकार के करनी और कथनी को उजागर करता है। सरकार जो हमारे आंदोलनकारियों का, जो हमारे महान लोगों का, जो हमारे आदरणीय लोगों का आदर करने की बात करती है, ये इससे प्रतीत होता है कि सरकार के मन में कुछ और है और सरकार के कृतित्व में कुछ और है। आम आदमी पार्टी की जागरूकता रैली आज कोटद्वार पहुंची है और जहां पर कर्नल अजय कोठियाल ने यहां की जागरूकता रैली आम जनता को जगाने के लिए की जा रही है, जिसमें वो जनता से जुड़े मुद्दों की घोषणा कर रहे हैं। उनके बारे में जनता को बताएंगे और उनकी राय भी लेंगे और लोगों की राय ही 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ने का मैनिफेस्टो होगा। वहीं उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं, बस आदमी ईमानदार होना चाहिए, करप्शन वाला नहीं होना चाहिए, धर्म की राजनीति करने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि कर्म की राजनीति करने वाला होना चाहिए। देखिए, इस यात्रा का मकसद क्या है कि जाकर के जनता के बीच में जाएं और जनता को समझाएं कि जब हम पावर में आएंगे तो जिन मुद्दों को हम बोल रहे हैं कि हम इमीडिएटली इंप्लीमेंट करेंगे, उन्हें कैसे करेंगे। और साथ में जनता से पूछ रहे हैं कि आप बताओ एरिया स्पेसिफिक आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे हैं जिनको कि हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, और उस बेसिस पे हम अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे और 2022 के इलेक्शन में वही हमारा जनता के बीच में जाकर के इलेक्शन लड़ने का तरीका होगा। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।